गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक, तो कल हमने जो लेक्चर में ये देखा था कि जो ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट थे, तो ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, उसी तरीके से अगले साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेस नामक। ठीक, तो एल्फ्रेड हर्शे एंड चेस नामक साइंटिस्ट ने डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको उन्होंने प्रूफ किया। तो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा ये पूरी तरह प्रूफ हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट इस रेस में या अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो कई साइंटिस्ट ने, जैसे एवरी ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, तो एवरी ने क्या किया था कि जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से हर्शे एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज वायरस पे स्टडी की। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। कौन सा? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड चेस। ठीक, तो जैसा आप देख रहे हैं बेटा कि ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किसका? हर्शे एंड चेस का। तो हर्शे एंड चेस ने अपने ट्रांसडक्शन जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया? बैक्टीरियोफेज वायरस पे। ठीक, तो यहां पे दो शब्द बेटा यूज हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? बाय हर्शे एंड चेस। ये कब किया बेटा? उन्होंने 1958 में। ठीक, हर्शे एंड चेस के द्वारा ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ट्रांसडक्शन। तो पहले ये क्लियर कर ले हम कि ट्रांसडक्शन क्या है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और बैक्टीरिया में जो रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस थी उसमें हमने ट्रांसडक्शन शब्द पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया जब अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डोनेट करते हैं या जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 प्रोसेस पढ़ी थी हमने: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक, तो कल हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि एक बैक्टीरिया का नेकेड डीएनए। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं मैं कि कल जो हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि एक बैक्टीरिया का नेकेड डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था, जिससे जो दूसरा बैक्टीरिया था जो उसको रिसीव कर रहा था वो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक, यानी उसमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई थी केवल डीएनए के ट्रांसफर होने से।
तो वहां पे क्या हो रहा था कि डायरेक्ट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, तो उसको हम कह रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। लेकिन ट्रांसडक्शन बेटा, ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए है, उस डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू होता है। किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक, तो जब वायरस के थ्रू अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक, अब हर्शे एंड चेस ने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा बैक्टीरियोफेज? T2। ठीक, T2 बैक्टीरियोफेज, यानी टेडपोल शेप इनका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ठीक बैक्टीरियोफेज वायरस। तो T2 बैक्टीरियोफेज पे हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को स्टडी में लिया प्रूफ करने के लिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और एक बैक्टीरिया का यूज किया, एस्केरिसिया कोली। ठीक, एस्केरिस नामक साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्केरिसिया कोली। शार्ट में इसको बोलते हैं बेटा ई कोली। ठीक, ये एक बहुत ही फेमिलियर बैक्टीरिया है, इजीली अवेलेबल है। ठीक, इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल नोन है, इसलिए इस पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होंगे वो सारे किस पे किए जाते हैं? ई कोलाई पे, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल नोन है और इजीली अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे ई कोलाई का क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस हम बोल रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज वायरस कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी ग्रोथ करता है। जैसे वायरस को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ठीक, कि होस्ट के बेस पे हमने वायरस को जैसे बांटा है एनिमल वायरस, मीन्स कि ऐसे वायरस जो एनिमल सेल में मल्टीप्लाई होंगे, एनिमल सेल में अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं एनिमल वायरस। प्लांट वायरस यानी कि ऐसे वायरस जो जिनका होस्ट कौन होगा? प्लांट, और वो केवल प्लांट में ही मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट वायरस। लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया में अपनी ग्रोथ करता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस का। ठीक, तो अब इसकी ग्रोथ करवाना है बेटा हमको, किसकी? बैक्टीरियोफेज वायरस की। तो ग्रोथ के लिए एक होस्ट चाहिए, तो होस्ट हमने कौन सा यूज किया है? एस्केरिसिया कोली, ई कोली बैक्टीरिया। ठीक, तो बेटा मैंने आपको ट्रांसडक्शन बता दिया कि ट्रांसडक्शन क्या है, कि जब किसी बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का अगर ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस किसको कह रहे हैं? कि ऐसा वायरस जिसका होस्ट बैक्टीरिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, तो हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज वायरस को सिलेक्ट किया। ठीक, और इन्होंने डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, उस बैक्टीरियोफेज वायरस पे रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया। ठीक, यानी इस बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को और प्रोटीन को
डीएनए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए, ठीक, लेबल्ड करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया और इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने, ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस के जो डीएनए है, डीएनए को लेबल करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक, फास्फोरस का यूज़ किया, फास्फोरस 32, ठीक, और इस बैक्टीरियोफेज वायरस के प्रोटीन पार्ट को लेबल करने के लिए उन्होंने सल्फर 35 का यूज़ किया, ठीक। अब ये इन्होंने फास्फोरस और सल्फर का ही क्यों यूज़ किया, ये अभी देखते हैं अपन। तो जैसे बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस का अपन ने स्ट्रक्चर पढ़े कि इसका टेडपोल शेप, ये ऐसा हेक्सागोनल हेड होता है। इस हेक्सागोनल हेड के अंदर इसका डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, ठीक। ये वायरस का स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा। ये इसमें 3 पेयर क्या होते हैं, स्पाइक होते हैं, जिससे ये किसी होस्ट सेल पे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक। तो ये इसका आउटर इन्वेलप, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्साइड, तो ये इसका हेड पार्ट बना है, ठीक, ये हेड हो गया, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कैप्साइड, या इसी को क्या बोलेंगे, इन्वेलप, ठीक। आउटर इन्वेलप है, कैप्साइड कह सकते हैं, ये इसका हेड पार्ट बना है, ये इसका टेल पार्ट, ये इसके स्पाइक, ये इसका डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो बेटा ये बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। बैक्टीरियोफेज वायरस में ये कैप्साइड इसमें प्रेजेंट है, ये, ठीक। तो ये जो कैप्साइड होता है बेटा, ये कैप्साइड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ये प्रोटीन का, ठीक। आपको ये याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है इसका, डीएनए, ठीक। तो ये जो इसका आउटर इन्वेलप है, ये बना हुआ है किसका, प्रोटीन का। इस प्रोटीन इन्वेलप के अंदर इसका डीएनए पैक है, ये डीएनए बेटा सर्कुलर, ये इसका टेल पार्ट है, ठीक, ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, ये स्पाइक जो है ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक। अब इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इन्होंने यूज किया था, किसको, इस वायरस को लेबल करने के लिए, ठीक। अब इसको लेबल क्यों करना है, क्योंकि जब हम इस वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाएंगे, तो ये ई कोलाई पे अटैक करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल के अंदर ये अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक। तो ग्रोथ करेगा, तो हमको ये देखना है कि हमने इसको लेबल किया हुआ है, तो जो इसकी प्रोजेनी आएगी, यानी कि जब ये मल्टीप्लाई होगा और इसके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ेगी, तो क्या उन कॉपी में भी सल्फर या फास्फोरस कंटेनिंग पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है, ठीक, तो फिर प्रूफ किया जाएगा कि हाँ ये डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, हर्शे एंड चेस ने 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए। एक क्या लिया बेटा, फास्फोरस, ठीक, 32, ये आइसोटॉप है किसका, फास्फोरस, ठीक। एक लिया उन्होंने सल्फर 35,
2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिए इन्होंने। तो ये जो फास्फोरस 32 है ये किसको लेबल करेगा बेटा, ये किसके साथ बाइंड होगा, ये डीएनए। डीएनए को लेबल्ड करने के लिए, डीएनए को लेबल्ड करने के लिए हर्शे एंड चेस ने किसका यूज किया, फास्फोरस 32 ठीक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। जबकि प्रोटीन को लेबल करने के लिए, किसको लेबल करने के लिए, प्रोटीन को, प्रोटीन को लेबल्ड करने के लिए उन्होंने यूज किया किसका, सल्फर 35 का। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने डीएनए को लेबल करने के लिए फास्फोरस का ही क्यों यूज किया और प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर का क्यों यूज किया। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा है कि डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड ठीक। तो डीएनए में फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस को लेबल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ठीक, फास्फोरस आइसोटॉप का। तो ये किसके साथ, किसको लेबल कर देगा, ये डीएनए में प्रेजेंट फास्फोरस को ठीक। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोटीन को लेबल नहीं कर पाएगा कौन, फास्फोरस। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को लेबल करने के लिए उन्होंने सल्फर का यूज किया था। तो हमने अमाइनो एसिड पढ़े हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है वो सिस्टीन अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होता है, यानी वो सल्फर को कंटेन करता है, और उन्हीं अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन को लेबल करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया बेटा, सल्फर का ठीक। तो सल्फर का यूज किया जाता है प्रोटीन को लेबल करने के लिए। किसके प्रोटीन को लेबल करना है हमको, बैक्टीरियोफेज वायरस के ठीक। और बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को लेबल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, फास्फोरस का ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि हम क्यों फास्फोरस और सल्फर का यूज कर रहे हैं। तो सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता और फास्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता ठीक। कंपटीशन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि हर्शे एंड चेस ने ठीक, हर्शे एंड चेस ने डीएनए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए नाइट्रोजन का क्यों यूज नहीं किया, नाइट्रोजन आइसोटॉप का ठीक। तो बेटा इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि नाइट्रोजन डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पे हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे ठीक, क्योंकि हमको अंतर स्पष्ट करना है यहां पे कि प्रोटीन में और डीएनए में। तो वो कैसे अंतर स्पष्ट करना है, अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम, तो अभी क्लियर हो जाएगा ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि हर्शे एंड चेस ने नाइट्रोजन का यूज क्यों नहीं किया लेबल करने के लिए, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया ठीक। अब प्रोटीन को लेबल करने के लिए इन्होंने सल्फर का यूज किया, डीएनए को लेबल करने के लिए फास्फोरस का यूज किया ठीक। तो अब हम देखते हैं हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूफ किया ठीक। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, तो इस प्रकार से था। हर्शे एंड चेस ने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया ठीक। अपने एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेस ने किसको लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया ठीक। यह है बैक्टीरियोफेज। ठीक। इस बैक्टीरियोफेज वायरस को लेने के बाद उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट वो लेबोरेटरी में कर रहे हैं। अब 2 अलग अलग कल्चर मीडियम तैयार किया।
कल्चर मीडियम हम किसको कह रहे हैं कि ऐसा मीडियम जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जा सके। ठीक, वायरस तो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा, वायरस किस में ग्रो करेगा, ई कोलाई सेल में। ठीक, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो इसको अपनी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक, तो हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि 2 बैक्टीरियल कल्चर तैयार किया 2 टेस्ट ट्यूब में। ठीक, ये कल्चर मीडियम लिया, सेकंड कल्चर मीडियम, 2 कल्चर मीडियम उन्होंने प्रिपेयर किया बेटा। ठीक, इस कल्चर मीडियम में, ठीक, इस कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या इनोकुलेट कर दिया, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें भी डाला, ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें भी इनोकुलेट किया। ठीक, उसके बाद इस बैक्टीरियोफेज वायरस को यहां पे भी और यहां पे भी इन्फेक्टेड करा दिया। ठीक, तो इस कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक, और बैक्टीरियोफेज वायरस, दोनों में बैक्टीरियोफेज वायरस को डाल दिया। ठीक, तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, ई कोली प्लस बैक्टीरियोफेज और जो कल्चर मीडियम है बेटा, इस कल्चर मीडियम में, ठीक, क्या क्या चीज है, कल्चर मीडियम कंटेन, ठीक, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को डाल दिया। ठीक, कि यहाँ पे ऐसा कल्चर मीडियम लिया जो सल्फर को क्या करे, कंटेन करे, यानी ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हो, इसमें प्रेजेंट हो। तो इन्होंने ये जब कल्चर मीडियम बनाया तो इस कल्चर मीडियम में उन्होंने ऐड कर दिया किसको, सल्फर को। ठीक, यहाँ पे सल्फर किस चीज को बेटा लेबल करेगा, प्रोटीन को। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी उन्होंने क्या लिया, ई कोलाई प्लस बैक्टीरियोफेज। ठीक, प्लस कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम कंटेन फास्फोरस। तो ये वाला कल्चर मीडियम किसको कंटेन कर रहा है बेटा, फास्फोरस को। ये वाला कल्चर मीडियम किसको कंटेन कर रहा है, सल्फर को। अब दोनों कल्चर मीडियम में ई कोलाई भी है और बैक्टीरियोफेज भी है। तो यहां पे जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, ये बैक्टीरियोफेज है, इसमें ये इसका डीएनए है, इसमें भी बैक्टीरियोफेज है। ठीक, ये इसका डीएनए है। तो इस कल्चर मीडियम में सल्फर प्रेजेंट है। ठीक, तो सल्फर किसके साथ बाइंड हो जाएगा बेटा, प्रोटीन के साथ। तो इसका प्रोटीन का बना हुआ क्या है, इनवेलप। तो ये प्रोटीन को बाइंड किया, डीएनए को बाइंड किया क्या, नहीं। यहां पे किसके साथ सल्फर बाइंड हुआ है बेटा, प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन किसके ऊपर है, इनवेलप के ऊपर। डीएनए पे प्रोटीन है क्या, नहीं। इस कल्चर मीडियम में भी बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है और यहां पे हमने ऐड क्या किया है, फास्फोरस। फास्फोरस किसको लेबल करेगा, हमने पढ़े डीएनए को। तो ये फास्फोरस लेबल कर देगा किसको, डीएनए को। तो यहां पे लेबल्ड डीएनए हो गया ये। ठीक, इसका डीएनए लेबल्ड है, इसका प्रोटीन लेबल्ड है। ठीक, अब ये वायरस किस पे अटैक करेंगे बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। यहां पे जो ई कोलाई प्रेजेंट है उस पे। ठीक, तो यहां पे कैसी प्रोसेस हो जाएगी, जैसे अगर हम आगे देखें तो यहां पे ये ई कोलाई सेल है, ये सपोज ये सेल है बेटा।
ठीक, यहाँ पे ये सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस ने जब अटैक किया, ये इसका डीएनए लेबल्ड है बेटा, ये डीएनए लेबल है। इसका क्या लेबल है? इस वायरस ने भी अटैक किया बेटा ई कोलाई सेल पे, तो इसका प्रोटीन लेबल है ये, ठीक। ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। इसको हम लिखे ई कोली सेल है ये भी ई कोली। अब देखो बेटा, जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस जब इस पे अटैक करता है, किस पे? किसी होस्ट सेल पे, तो ये वायरस पूरा का पूरा अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, ये केवल अपना डीएनए होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, बाकी पार्ट बाहर रह जाता है, ठीक। ये केवल अपना क्या पेनिट्रेट करेगा? केवल डीएनए। तो ये डीएनए पहले सर्कुलर फॉर्म में आएगा और इस ई कोलाई सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा, ठीक। ये जो इसमें ट्यूब दी है, ये टेल, इसके थ्रू ये क्या करेगा? अपना डीएनए इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो अब यहाँ पे अगली स्टेप में क्या हुआ बेटा कि इसने अपना डीएनए इसके अंदर पेनिट्रेट किया, इसने अपना डीएनए पेनिट्रेट किया। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो जाएगी कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस था, ठीक। इसने अपना डीएनए इसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया। जब ये डीएनए को पेनिट्रेट कराएगा तो ये सर्कुलर डीएनए लाइनर फॉर्म में आ जाएगा। ये डीएनए किससे लेबल है बेटा? ये फास्फोरस से लेबल है, P32 लेबल्ड डीएनए, ठीक। ये किसका डीएनए है? ये वायरस का डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का। तो लेबल्ड डीएनए इसके अंदर पेनिट्रेट किया है। अब इसमें चूंकि प्रोटीन का इन्वेलप लेबल है, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें ये भी अपना डीएनए पेनिट्रेट करेगा इसके अंदर, ठीक। इसका तो प्रोटीन लेबल है, इसका डीएनए लेबल है क्या? नहीं, प्रोटीन लेबल है। तो ये क्या हो गया? अनलेबल्ड, अनलेबल्ड डीएनए, ठीक। ये वायरस का कैसा हो गया? अनलेबल्ड डीएनए गया। अब जो बाकी पार्ट बचा हुआ है बेटा, ये बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, ठीक। तो इसका प्रोटीन का इन्वेलप जो लेबल्ड था वो अलग हो गया, केवल गया है इसके अंदर क्या? डीएनए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब हम ये दोनों स्टेप पढ़ रहे हैं, तो मैं आगे बनाता हूं इधर, इसी के आगे कंटिन्यू। तो जब ये लेबल्ड डीएनए अंदर गया, ये लेबल्ड डीएनए अब रेप्लिकेट होगा, ठीक। रेप्लिकेट होगा यानी कि ये अपनी कॉपी बनाएगा। तो इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएगी डीएनए की, ठीक। डीएनए की जब कॉपी बनेगी तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करेगा? तोड़ देगा और अपने डीएनए के साथ जोड़ लेगा। तो बैक्टीरिया क्या हो गया? किल हो गया। बैक्टीरिया को ये केवल एक होस्ट की तरह यूज कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। वैसे यहाँ पे भी वायरस का डीएनए क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो ये सल्फर कंटेनिंग डीएनए है, वो सॉरी लेबल्ड डीएनए, फास्फोरस से लेबल्ड है ना। तो लेबल्ड डीएनए बनेंगे पूरे, इसकी जब कॉपी बनेगी तो पूरे लेबल्ड डीएनए बनते जाएंगे, है ना। इसी चीज को तो प्रूफ करना चाह रहा था हर से कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फास्फोरस कंटेनिंग जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होगा और अपनी कॉपी बनाएगा। यहाँ पे अनलेबल्ड डीएनए कॉपी बनाएगा, ठीक। अब ये आगे के एक्सपेरिमेंट में कि मैं इधर बना देता हूं, उधर जगह नहीं है,
ये वाली स्टेप हम देखें यहाँ पे बेटा, और ये स्टेप इधर पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियोफेज था, ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सब ई कोलाई है, ये भी ई कोली है, ठीक। इसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ये डीएनए रेप्लिकेट हुए बेटा, बहुत सारी कॉपी बनाई इनने डीएनए की। ये सब में फास्फोरस कंटेनिंग डीएनए है, ठीक। ये लेबल डीएनए की कॉपी बनी, यहाँ पे अनलेबल डीएनए की कॉपी बनेगी, ठीक। ये सब कैसे डीएनए बने, लेबल्ड डीएनए, ठीक। ये सब कैसे बने, अनलेबल्ड डीएनए। क्लियर है यहां तक। वायरस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वायरस क्या करेगा कि कुछ प्रोटीन, ये जो वायरस का डीएनए है, तो डीएनए जब ट्रांसक्राइब होता है तो क्या बनाता है बेटा, एमआरएनए। अभी आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब। तो ये वायरस का डीएनए अब आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बना लेगा, प्रोटीन। तो वो प्रोटीन इसके हेड पार्ट को बनाएगा, किसको, हेड पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ठीक। तो डीएनए के आसपास पैकिंग के लिए क्या बनाएगा अब ये, प्रोटीन। तो अब ये करेगा सिंथेसिस, ठीक। सिंथेसिस हेड एंड टेल पार्ट, दोनों तरफ सिंथेसिस होंगे। सिंथेसिस हेड एंड टेल पार्ट। कौन सिंथेसिस कर रहा है बेटा, हेड एंड टेल पार्ट, ये वायरस का डीएनए। तो अब ये वायरस के डीएनए ने हेड पार्ट ये बनाया, ये ऐसे, इसमें भी बनाएगा, टेल पार्ट भी बनाया बेटा, ये ऐसे टेल भी बनी इसकी, हेड भी बन गया, टेल भी बन गया। इसमें भी हेड, और ये हेड और टेल कब बना, जब उसने प्रोटीन का सिंथेसिस किया। अब इन हेड पार्ट के अंदर इनका डीएनए पैक हो जाएगा। ये जो डीएनए बने थे, इन डीएनए ने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन बनाने के बाद उस प्रोटीन के अंदर डीएनए पैक हो जाएंगे। तो ये सब डीएनए कैसे हैं बेटा, लेबल्ड डीएनए, ठीक। तो ये जितनी प्रोजेनी बन रही है, इन सब में क्या आया, लेबल्ड डीएनए आया। इन सब में क्या आया, अनलेबल्ड डीएनए है, ठीक। अब इसके बाद इनकी असेंबली हो जाएगी। ये टेल पार्ट से ये हेड पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप है असेंबली। ये असेंबल होंगे, ठीक। असेंबली ऑफ वायरस, वायरस की असेंबली होगी। तो ये वायरस जुड़ गए पूरे बेटा। ये जैसे ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर ही न्यू वायरस का सिंथेसिस हो रहा है। ये इनका डीएनए, और ये डीएनए कैसा है बेटा, लेबल्ड है, दोनों में लेबल्ड है। ये जितने वायरस बनेंगे सब में क्या आएगा, लेबल्ड डीएनए आएगा, ठीक। इन सब में क्या हुआ, ये। तो बेटा ये बन गए वायरस, ठीक। इसमें पूरे डीएनए लेबल्ड है, ठीक। अब ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया की सेल को लाइस करेंगे। बैक्टीरिया की सेल को क्या करेंगे, लाइस करेंगे। और लाइस करने के बाद ये बैक्टीरिया की सेल से बाहर आएंगे। अब ये किसी दूसरे होस्ट पे अटैक करेंगे। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर आया बेटा यहाँ से। ये इस वायरस में क्या मिला, सल्फर कंटेनिंग डीएनए है, ये भी वायरस बाहर आया।
ठीक, ये अनलेबल्ड है, ये लेबल्ड डीएनए है। और ये कैसा है? अनलेबल्ड डीएनए। तो जब हर्शे एंड चेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि जहां पे उन्होंने जिस कल्चर ट्यूब को उन्होंने फास्फोरस से डीएनए को लेबल्ड किया था, ठीक, तो उसमें जो प्रोजेनी मिली, ठीक, यानी कि जो नए वायरस मिले, उन सभी नए वायरस में जो डीएनए था वो कैसा मिला? लेबल्ड मिला। जबकि यहां पे प्रोटीन को लेबल करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था बेटा? सल्फर का। तो यहां पे इनका प्रोटीन का इन्वेलप सल्फर का मिलना था, मिला क्या? नहीं, ठीक। तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो यहां पे देखो ये क्लियर हो गया बेटा। इन्होंने जब फास्फोरस से लेबल्ड किया था डीएनए को, ये पेरेंटल वायरस है, पेरेंटल वायरस को लेबल किया था इन्होंने किससे? सल्फर से। अब इसकी जो ऑफ स्प्रिंग आई, उन सब ऑफ स्प्रिंग में क्या था? सल्फर प्रेजेंट था, ठीक। तो हर्शे ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है। जबकि इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया था कि जो वायरस है, वायरस के प्रोटीन को लेबल किया था किससे? सल्फर से। तो यहां पे कोई नया प्रोटीन में कहीं सल्फर आया क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट तो अंदर गया ही नहीं बैक्टीरियोफेज के अंदर, केवल पार्ट किसका गया था? डीएनए का। तो इन्होंने नया प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, ठीक, नया प्रोटीन सिंथेसिस किया। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इस चीज को उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पे भी ये जो इनके इन्वेलप है, ये इन्वेलप सल्फर कंटेनिंग दिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई इन्वेलप इसका सल्फर से लेबल्ड नहीं मिला, क्या मिला? केवल लेबल्ड डीएनए, ठीक। तो हर्शे एंड चेस के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया गया और साइंटिस्ट के द्वारा ये मान लिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो देखो बेटा, ये पूरे एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि देखो जब ये लेबल्ड डीएनए, देखो इस वायरस का केवल लेबल्ड डीएनए, केवल डीएनए अंदर गया था, ये वायरस का ये पार्ट तो अंदर गया ही नहीं था, है ना। केवल डीएनए अंदर जाने के बाद एक न्यू वायरस का सिंथेसिस हो गया, ठीक। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उन्होंने ये अंतर स्पष्ट करने के लिए कि जो डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए से ही बना है या नहीं, तो पेरेंटल डीएनए से ही प्रोजेनी का डीएनए सिंथेसिस हुआ है। तो इस चीज से प्रूफ हो गया कि पेरेंट से ही जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो इनहेरिट करता है कौन? ऑफ स्प्रिंग। तो इसकी ऑफ स्प्रिंग ने अपने पेरेंट का डीएनए ही क्या किया है? इनहेरिट किया हुआ है कि ये डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ तो ये डीएनए का कुछ पार्ट किस में गया? प्रोजेनी में, ठीक। तो इस प्रकार से ये जब डीएनए एंटर किया, ये डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ, रेप्लिकेट होने के बाद इसने बहुत सारी कॉपी बनाया, ये डीएनए ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया और उस प्रोटीन ने इनके हेड पार्ट और टेल पार्ट बनाए, ठीक। और पूरा एक नया वायरस असेंबल हुआ, ठीक। और न्यू वायरस जब रिलीज हुए तो इसमें ये न्यू सिंथेसिस प्रोटीन थे, ठीक। ये प्रोटीन कहीं तक पेरेंट से लिया गया नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस एक्सपेरिमेंट में इसके प्रोटीन को हमने लेबल किया था, लेकिन प्रोटीन एंटर किया क्या यहाँ? नहीं, केवल क्या एंटर किया था? डीएनए। तो ये पेरेंट का प्रोटीन यहाँ पे कोई आया क्या? नहीं। ऑफ स्प्रिंग में ये प्रोटीन ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं, ठीक। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, ठीक। तो हर्शे एंड चेस के इस एक्सपेरिमेंट को पूरे साइंस ने एक्सेप्ट किया और ये माना गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। थैंक यू बेटा।